Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of ancient history. So this is our ninth lecture in the series of ancient history. And in the previous lecture, we were discussing the Vedic culture, Vedic civilization. And in Vedic civilization, we have discussed Vedic first formula, that is Vedic economy. Now in this lecture, I will be discussing the second formula of Vedic period, that is Vedic polity. Is that clear? So let's start with the topic. Now, second formula. Vedic polity. Okay. Okay. Vedic polity. Okay. Now, second फॉर्मूला जो है वैदिक पॉलिटी का है और इसमें भी हम देखेंगे कैसे ऋग वैदिक से पॉलिटी चेंज हुई लेटर वैदिक में. ठीक है. ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक. ओके. नाउ ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक, ये याद रखिएगा. नाउ द पॉलिटी, ऋग वैदिक पॉलिटी, ऋग, अब ये याद रखिएगा ऋग वैदिक में, ओके, ऋग वैदिक पीरियड में कैसी इकोनॉमी थी? ट्राइबल इकोनॉमी. ओके. दैट मींस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उतने ज्यादा नहीं थे. तो ऋग वैदिक पॉलिटी कैसी थी? जना. ये याद रखिएगा. ऋग वैदिक पॉलिटी क्या थी? जना. लोग, ट्राइबल पीपल्स. हेड कौन होता था? हेड होते थे घर के ही लोग, फैमिली. क्योंकि ट्राइबल्स में क्या होते हैं? क्लैंस होते हैं अपने अपने, हर फैमिली का अपना अलग क्लैन. समझ में आ रहा है? तो घर के ही हेड होते थे. ओके. जना. ओके. ये याद रखिएगा. नाउ ऋग वैदिक पॉलिटी जना. अब यही जब जना, जब डिस्कवरी ऑफ आयरन हो गया, आयरन जब डिस्कवर हो गया, तब क्या हुआ? फॉरेस्ट क्लियर हो गए. फॉरेस्ट क्लियर हो गए तो एग्रीकल्चरल फील्ड्स आई. तो अब एग्रीकल्चरल फील्ड्स आई तो लोग एक जगह रुक के क्या करेंगे? अपना घर बनाएंगे, परमानेंट सेटलमेंट बनाएंगे. तो वही जना क्या बन गया? जनपद. ये याद रखिएगा. वही जना क्या बन गया? जनपद. ओके. ये याद रखिएगा. वही जना क्या बन गया? जनपद. ओके. तो ऋग वैदिक पॉलिटी, that means Vedic polity in Rig Vedic Jana, and it transformed to Janpada. ये याद रखिएगा. जनपदा means city system, city states. Okay. City state system. समझ में आ रहा है? सिटी स्टेट, छोटे छोटे सिटीज बनेंगे. जनपदा. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. अब जना, ये लोग कौन से थे? प्रेजेंस ऑफ कुरु ट्राइब. प्रेजेंस ऑफ कौन से ट्राइब थे? ये कुरु. कुरु ट्राइब. तो कुरु ये कौन थे? जना थे, लोग थे कुरु. और यही कुरु यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अब कुरु ट्राइब जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो अब जब ये एक जगह सेटल होंगे ये कुरु ट्राइब, तो उस जगह का नाम क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्रा. कुरुक्षेत्रा. कुरु बिकम्स कुरुक्षेत्रा. ये याद रखिएगा. दैट मीन्स जनपद मीन्स स्टेट सिस्टम इवॉल्व. स्टेट सिस्टम इवॉल्व. कुरुक्षेत्र. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. ओके. कुरुक्षेत्र. ओके. तो ये सारी चीजें थी. तो अब आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स बनेंगे. कुरुक्षेत्र बना. ओके. देन कुरुक्षेत्र का रूलर कौन था? परीक्षित. ये याद रखिएगा. कुरुक्षेत्र का रूलर कौन था? परीक्षित. परीक्षित. ओके. स्टेट्स. दूसरा स्टेट कौन सा बना कुरुक्षेत्र के अलावा? ओके. पंचामा. पंचामा. ओके. पंचम भी बोलते हैं इसको, पंचामा. ओके. तो और इसका रूलर कौन था? रवाहन जवेरी. रवाहन जवेरी. समझ में आया? रवाहन जवेरी. तीसरा रूलर कौन था? तीसरा स्टेट कौन सा था? विदेह. विदेह. और विदेह का रूलर थे राजा जनक.
राजा जनक, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये सारे स्टेट्स बनना शुरू हो गए थे, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं था, नो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि पॉलिटी क्या थी, ट्राइबल इकोनॉमी थी। ओके, ट्राइबल पॉलिटी थी, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, नीदर रिक्वायरमेंट नॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल भी नहीं था लोगों में। सो देयर विल बी नो ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ऋग्वैदिक में नो ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ओके, बट अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या शुरू हो गया, स्टेट सिस्टम शुरू हो गया, स्टेट्स इवॉल्व हो गए। तो यहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, ओके, रिक्वायरमेंट इज देयर एंड पोटेंशियल इज आल्सो देयर, ओके, इन लेटर वैदिक पीरियड। तो यहां पे क्या था, रिक्वायरमेंट था, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। बट अब मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, बट ट्राइबल को चलाने के लिए कुछ तो होगा। तो उस टाइम पे क्या होता था, रोल ऑफ ट्राइबल असेंबलीज, ट्राइबल असेंबलीज बनती थी। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक लेटर। ओके, तो अब ऋग्वैदिक में क्या था, ट्राइबल असेंबलीज होती थी, रोल ऑफ ट्राइबल असेंबलीज। ओके, रोल ऑफ ट्राइबल असेंबलीज, ट्राइबल असेंबलीज थी। अब ट्राइबल असेंबलीज में कुछ लोग इंपॉर्टेंट चीजें होती थी। अब ट्राइबल असेंबलीज में क्या क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल असेंबलीज में पहली चीज सभा होती थी, सभा, समझ में आ रहा है, सभा। देन विधाता, विधाता, ओके, देन समिति, समिति, समिति होती थी। देन गना, जीएनए गना, ये चार लोग होते ही होते थे, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। अब ये सभा क्या था, ये सभा को बोला जाता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्डर्स। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे वो सब किसमें होंगे, सभा में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्डर्स, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, और प्री में एक चीज पूछी गई थी, नरिस्ता, नरिस्ता, व्हाट इज नरिस्ता, प्री में पूछा जा चुका है। नरिस्ता का मतलब होता है जो भी सभा ने बोल दिया, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है एल्डर्स की, तो जो भी सभा ने बोल दिया दैट शुड बी ओबेड, दैट कैन नॉट बी डिसओबे, उसको हम डिसओबे नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, एल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी को हम बोलते हैं नरिस्ता, दैट द लॉज कैन नॉट बी डिसओबेड, नरिस्ता का मतलब होता है, समझ में आ रहा है, तो सभा। दूसरा विधाता। ओके, विधाता क्या होता है, जितनी भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होगी, सोशल, ओके, एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स, सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती थी, विधाता, सोसाइटी के काम, इन सभी चीजों का ध्यान रखना किसका काम होता था, विधाता का, सोसाइटी में। ओके, मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको किसी ने आंख मारी, आप सीधे किसके पास जाएंगे, विधाता के पास शिकायत करने के लिए, समझ में आ रहा है, तो वो किसका रोल हुआ, विधाता का। ओके, सोशल एंड रिलीजियस। ओके, ये याद रखिएगा। देन ये याद रखिए, देन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड कौन होता था समिति का, हेड ऑफ समिति, समिति के हेड को क्या बोला जाता है, ईशान, ये याद रखिएगा, ईशान, ईशान, ईशान का मतलब क्या होता है, ईश्वर जैसा, ये याद रखिएगा, ईशान का मतलब ईश्वर जैसा। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो हेड ऑफ समिति, समिति का हेड कौन होता था, ईशान, समझ में आ रहा है, बेसिकली कौन होगा वो, किंग, किंग। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो अब एक चीज याद रखिएगा, समिति किसकी बनती थी, जो ट्राइबल के किले का राजा होता है, ट्राइबल क्लैन का राजा होता था, उसी की समिति बनती थी, समझ में आ रहा है। तो समिति जो हेड का होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ईशान, दैट मींस किंग, समझ में आ रहा है। तो किंग को क्या बोला जाता था, ईशान,
ईश्वर जैसा, समझ में आ रहा है। और किंग कौन होगा, ये याद रखिएगा, किंग कौन होगा, वन अमंग इक्वल्स। किंग उस टाइम कौन होता था, वन अमंग इक्वल्स। जैसे आज है आम आदमी से ही कोई एक, तो उस टाइम पे भी जो ट्राइबल्स के कबीले होते थे, कबीलों में से कोई एक ही राजा होता था, हेड फैमिली में से। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा, वन अमंग इक्वल्स। बट एक चीज याद रखिएगा, उस टाइम पे आर्मी नहीं थी, एब्सेंस ऑफ आर्मी, नो आर्मी। आर्मी की शुरुआत कहां से होगी एंशिएंट इंडिया में, मौर्यन पीरियड से पहली बार स्टैंडिंग आर्मी आएगी। कहां पे, मौर्यन पीरियड। उससे पहले नो आर्मी, एब्सेंस ऑफ आर्मी। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ आर्मी। किंग की आर्मी नहीं होती थी, मतलब लोग ही सिलेक्ट करते थे किंग को, और जब लोग इलेक्ट कर रहे हैं तो लोग जैसे बैठेंगे वैसे ही किंग को भी जमीन पे बैठना पड़ेगा। तो ये चीज होता था, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। देन गना, गना क्या था, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली को हम क्या बोलते थे, गना। ओके, अब जनरल असेंबली मींस जनरल इश्यूज के लिए, जैसे घर में पानी नहीं आ रहा है तो आप कहां शिकायत करोगे, जनरल असेंबली में, कि पानी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, उसके लिए क्या था, जनरल असेंबली। ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें थी, ये सारे फीचर थे ऋग्वैदिक एज में। ओके, तो किंग क्या था, वन अमंग इक्वल्स, एब्सेंस ऑफ हिज आर्मी, क्योंकि उसकी आर्मी नहीं होती थी। समझ में आया, ये याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ हिज आर्मी। ओके, तो ये था पॉलिटी किसके टाइम का, ट्राइबल असेंबलीज, ऋग्वैदिक पीरियड का। लेटर वैदिक में क्या हुआ, अब स्टेट सिस्टम शुरू हो गया था, मैंने आपको बताया लेटर वैदिक पीरियड में। तो अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, अब एक चीज याद रखिएगा, लेटर वैदिक पीरियड में शुरू होगा बर्थ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। ओके, बर्थ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बनना शुरू होगा लेटर वैदिक पीरियड में, ये याद रखिएगा। ओके, तो अब ओके, अब एक चीज याद रखिएगा, सभा एंड समिति, ये याद रखिएगा, सभा एंड समिति जो होंगी वो क्या बन जाएगी, परिषद। जो सभा एंड समिति, ओके, सभा एंड समिति जो यहाँ पे ऋग्वैदिक पीरियड में था, वो लेटर वैदिक में क्या हो जाएगा, परिषद में कन्वर्ट हो जाएगी, परिषद। ओके, परिषद, ये याद रखिएगा। एंड दीज परिषद डोमिनेटेड बाय whom, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज। अब इस परिषद में कौन डोमिनेट करेगा, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज। तो अब आप ये ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज जो देख रहे हैं, लेटर वैदिक पीरियड में क्या आ गया था, वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम आ गया था, और वहीं से शुरू हो गया थे चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज। ओके, तो अब यहीं से शुरुआत हो गई थी लेटर वैदिक एज से। जितने भी अपर क्लास जो होती थी, जो फार्मिंग करते थे, उन्होंने अपने आप को रिजर्व करने के लिए कि हम इसी कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, वर्ण सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। समझ में आ रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रियाज। ओके, ये याद रखिएगा। तो सभा एंड समिति जो है, ओके, ये याद रखिएगा, सभा एंड समिति, अब ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई थी परिषद। अब बर्थ हुआ किस चीज का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, सभा एंड समिति। ओके, तो ये जो सभा और समिति थी, ये इनका जो रोल था अब यहाँ पे खत्म हो गया था, समझ लीजिए। सभा और समिति, इनको दो डॉटर्स कहा जाता था, किसका, ब्रह्मा का। ओके, सभा एंड समिति को क्या कहा जाता था, टू डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा। तो अब यहाँ पे जो ये ईशान होता था, ये कौन होता था, किंग, किंग ऑफ ट्राइब्स, ये ट्राइब्स का किंग होता था। बट यहाँ पे किंग ऑफ स्टेट, नॉट ट्राइब। अब यहाँ पे स्टेट का किंग होगा, ना कि ट्राइब्स, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, स्टेट सिस्टम। समझ में आ रहा है, और जब स्टेट सिस्टम आया, ओके, तो वहीं पे अब रॉयल रिचुअल्स शुरू हो जाएंगे। ओके, बट एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे भी किंग की आर्मी नहीं है, लेटर वैदिक एज में भी नो आर्मी, नो आर्मी। व्हाई, बिकॉज करेंसी सिस्टम नहीं था। आर्मी आप कब रखोगे, जब आप करेंसी में पे करोगे उन्हें, तो नो आर्मी।
समझ में आ रहा है? ये याद रखिए ना। ओके, तो अब लेटर वैदिक में मैंने आपको बताया नो आर्मी। ओके, बट अब यहाँ पे किंग को अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए क्या शुरू हो गए थे? रॉयल रिचुअल्स। रॉयल रिचुअल्स, यहाँ पे नो रॉयल रिचुअल्स, एब्सेंस ऑफ रॉयल रिचुअल्स, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? एब्सेंस ऑफ रॉयल रिचुअल्स, बट यहाँ पे रॉयल रिचुअल्स क्यों? टू प्रूव द dominance of king. Why? To prove dominance of king. अब किंग की डोमिनेंस को प्रूव करने के लिए रॉयल रिचुअल्स होते थे। अब रॉयल रिचुअल्स में क्या क्या होगा? अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, समझ में आ रहा है? अश्वमेध यज्ञ। ओके, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या होगा? राजशिव यज्ञ, 3 यज्ञ होते थे। दूसरा राजशिव यज्ञ। ओके, एंड तीसरा जो यज्ञ होता था वो कौन सा होता था? तीसरा यज्ञ जो होता था उसको बोला जाता है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, ये 3 रॉयल रिचुअल्स होते थे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो ये जो राजशिव यज्ञ होता था ये किस लिए होता था? टू शो द पोटेंशियल, टू स्ट्रेंथन द पोटेंशियल ऑफ किंग इन फ्रंट ऑफ कलीग्स एंड एवरीवन। तो ये सभी के सामने किंग की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ये लाया जाता था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, किंग के पोटेंशियल को दिखाने के लिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन वाजपेय यज्ञ, ये किस लिए होता था? रीजनल पावर को शो करने के लिए, किंग की जो रीजनल पावर थी उनको शो करने के लिए। तो वाजपेयी, अब ये याद रखिएगा, वाजपेयी यज्ञ किस लिए होता था? प्रूविंग द स्ट्रेंथ टू रिलेटिव्स। समझ में आ रहा है? राज अब पहले वाजपेयी यज्ञ जो है ये किस लिए होता था? रिलेटिव्स के सामने स्ट्रेंथ को शो करने के लिए। मान लीजिए छोटे पे कोई रिलेटिव थे, कोई पड़ोसी थे, वो बोलते थे अरे ये क्या आईएएस बनेगा, ये आईएएस नहीं बन पाएगा। वो तो कहेंगे कि ये तो बीड़ी पीता था, दारू पी के पड़ा रहता था, बट आप आईएएस बन गए, राजा बन गए। अब आपने वाजपेयी यज्ञ करा दिया तो लोग आपसे डरेंगे कि अरे, तब आप बदला ले रहे हो। हाँ, क्या बोलते थे? तो वाजपेयी यज्ञ किस लिए? रिलेटिव्स के सामने आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए। और यज्ञ में क्या परफॉर्म किया जाता था? मंत्र, ये याद रखिएगा। ओके, ये याद रखिएगा। सो दीज रिचुअल्स परफॉर्म थ्रू मंत्रास। एंड अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता था? जो आपके रीजनल में लोग, अदर रूलर्स हैं, उनके सामने डोमिनेंस आपके दिखाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो दूसरों रूलर्स के सामने डोमिनेंस दिखाने के लिए क्या, कौन सा यज्ञ होता था? अश्वमेध यज्ञ। तो ये तीनों, ये डिफरेंस है तीनों यज्ञ में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, नाउ ऋग वैदिक पीरियड में नो टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन नहीं था, टैक्सेशन नहीं था। समझ में आ रहा है? अब क्यों टैक्सेशन नहीं था? ट्राइबल इकोनॉमी थी, 50 रुपए लोग कमा रहे हैं और 48 खर्च कर रहे हैं, वो टैक्स क्या भरेंगे? समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। बट किंग जो कि सबको प्रोटेक्ट कर रहा है बाकी अदर ट्राइब से, तो उसको कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा। तो टैक्सेशन नहीं था, बट किंग को क्या मिलता था? बलि मिलती थी। बलि मीन्स वॉलेंट्री गिफ्ट, वॉलेंट्री गिफ्ट। समझ में आ रहा है? एंड दिस बलि इज स्टिल कंटिन्यूज। अभी आप आईएएस ऑफिसर बन जाइए, आपके पास बलि बहुत आएगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको बलि देंगे, वॉलेंट्री गिफ्ट देंगे, मिठाइयों का डिब्बा भिजवाएंगे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, एंड यू विल सी दैट इन लेटर वैदिक पीरियड बिगिनिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। अब यहां पे टैक्सेशन सिस्टम शुरू हो गया, बिगिनिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। ओके, ये याद रखिएगा। अब टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे शुरू हो गया क्योंकि रिच क्लास, ट्रेड शुरू हो गई है। और दूसरी चीज, टैक्सेशन कैसे? प्रीशियस मेटल्स का यूज हो गया है। अब यहाँ पे बार्टर सिस्टम नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको गुड्स कैसे एक्सचेंज करना है? प्रीशियस मेटल्स, बेसिकली निष्क। ओके, निष्क मतलब कॉपर।
समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब शुरुआत हो गई किस चीज की, टैक्सेशन की। समझ में आ रहा है। तो ये था सेकंड फॉर्मूला आपका किस चीज का, वैदिक पीरियड, वैदिक पॉलिटी को समझने का सेकंड फॉर्मूला, वैदिक पॉलिटी। ओके, तो अब ये डायग्राम जो है ये आपको पूरा समझा देते हैं ऋग वैदिक से कैसे लेटर वैदिक में चेंज हुआ, इसीलिए मैंने आपको पूरा डायग्राम के फॉर्म में समझाया। ओके, इसीलिए मैं कहता हूं कि चीजों को समझिए, चीजों को समझिए, बिकॉज टू बी अ प्योन यू हैव टू रीड, बट टू बी अ किंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो सबसे जरूरी चीज है कि समझना, एंड दैट इज व्हाई जो इंस्टीट्यूट है आपको समझाता है। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट में आप लोग समझते हैं वो चीजें, इज दैट क्लियर, ये याद रखिएगा। तो ये था ऋग वैदिक पॉलिटी। ओके, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग द थर्ड फॉर्मूला ऑफ ऋग वैदिक, दैट इज सोसाइटी। ओके, ये याद रखिएगा, सोसाइटी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।